वो पहला दूल्हा था जो इस कदर गुस्से में था, जिसके चेहरे पर 12 बज रहे थे, जो आज के दिन छेड़खानी का मजा लेने के बजाय अपने दोस्तों और कजिन्स को गुस्से से घूर घूर कर देख रहा था। हर किसी के मजाक उड़ाने की कोशिश के जवाब में वो उन्हें घूर कर ही देखता, हर बात का उल्टा जवाब देता, मानो उसने मिर्ची चबा रखी हों। सब उसकी हालत देखकर हंस रहे थे। कुछ लोगों को उसके गुस्से की समझ नहीं आ रही थी, और जो लोग जानते थे उनके होठों पर एक तंज भरी मुस्कान थी, क्योंकि वे निकुंज आहूजा को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो एलिगेट नेचर और ऊंचे मिजाज वाला इंसान था, जिसे मामूली चीज़ें पसंद नहीं आती थीं, जो आम लोगों और आम चीज़ों की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। मगर अब उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला हो चुका था। उसकी ज़िंदगी में एक साधारण सी लड़की शामिल होने जा रही थी, जो अब उसके साथ शादी के मजबूत बंधन में भी बंध चुकी थी। आज वो न चाहते हुए भी उसे विदा कराकर हमेशा के लिए अपनी हवेली में लाने जा रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वो कितनी मुश्किल और तकलीफ से इस दौर से गुजर रहा था। वो गंवार 10वीं फेल लड़की, भला वो निकुंज आहूजा की दुल्हन बनने के लायक कैसे हो सकती थी? उसने तो बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखे थे। एक ऐसी लड़की का ख्याल किया था जो उससे ज़्यादा न सही लेकिन उसके बराबर जरूर हो, जो उसके कदम से कदम मिलाकर चल सके, सोसाइटी में उठने बैठने के काबिल हो, यहाँ तक कि उसके बिजनेस में भी उसका हाथ बटाए, उसके साथ कदम से कदम मिलाए। अब वो मन ही मन कुढ़ता जा रहा था। दादाजी ने तो मुझे फंसा ही दिया। इस बेमेल शादी को मैं कैसे निभाऊंगा? मेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी जो मैं इस गवार जाहिल लड़की के साथ पूरी जिंदगी गुजारूंगा। ये शादी का माहौल, हंसी खुशी और दोस्तों की शरारतें उसे सब कुछ जहर जैसा लग रहा था। उसका जी चाह रहा था कि सब कुछ आग के हवाले कर दे, ख़त्म कर दे ये सब कुछ जिसने उसकी खुशियों को निगल लिया था। अभी कुछ दिन पहले तक वो बहुत खुश था, जैसे बादलों में उड़ रहा हो, और जब से उसकी ज़िंदगी में मीरा आई थी तब से उसे ज़िंदगी और भी खूबसूरत लगने लगी थी। मीरा उसकी क्लास फेलो थी, बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की। यूं तो निकुंज की ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां आईं और गईं, लेकिन मीरा की बात ही अलग थी। तभी तो वो उसके लिए संजीदा हो गया था। उसने ठान लिया था कि वो हर हाल में मीरा से ही शादी करेगा। अपने घर वालों को मनाने के लिए वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन मीरा को नहीं छोड़ेगा। मीरा के भी उसके लिए यही जज्बात थे। उसने सोचा कि आज ही घर जाकर अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करेगा, लेकिन जब निकुंज घर पहुंचा तो वहां कोई और ही किस्सा चल रहा था। जैसे ही उसके पापा ने उसे देखा, उन्होंने उसे गले से लगा लिया। आ गया मेरा बेटा। पापा जब भी बहुत ज़्यादा खुश होते तो ऐसे ही निकुंज को गले से लगा लेते थे। निकुंज भी उनके प्यार से फूला न समाता, मगर अभी वो ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। जब उसे पता चला कि गांव में रहने वाले उसके पापा के दोस्त मनोहर अंकल की बेटी के साथ उसकी शादी की बातें हो रही हैं, कुछ देर तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया था। मनोहर अंकल की फैमिली को वो अच्छे से जानता था। वो हमेशा से ही गांव से जुड़े हुए थे, गांव के रीति रिवाज को मानते थे, और अब तक आज से 50 साल पहले की जिंदगी ही जी रहे थे, और यही हाल उनके बच्चों का था। वो मनोहर अंकल की बेटी बेला को भी अच्छे से जानता था। कभी कभी शहर आना जाना होता था उन लोगों का, तो वो निकुंज आहूजा के घर आकर ही ठहरते थे। वही सीधा साधा बेवकूफ़ी भरा अंदाज, वही गांव का सा हुलिया, हर वक्त लजाई शर्माई दुपट्टे से उंगलियों को लपेटती वो लड़की निकुंज को बहुत अजीब लगती थी, लेकिन वो सर झटक कर उसे नज़रअंदाज कर देता। वो लड़की उसके लिए इतनी खास नहीं थी कि वो उस पर ध्यान देकर अपना टाइम बर्बाद करता, और अब उसकी शादी उसी लड़की से नामुमकिन था। ये सब कुछ उसे तो एक सदमा सा लग चुका था, और जब सदमे से थोड़ा उभर कर आया तो वो गुस्से के मारे आग बबूला हो गया। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं किसी गवार अनपढ़ लड़की से शादी नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही करना था तो मुझे इतना पढ़ाने लिखाने की क्या ज़रूरत थी? हमें भी वहीं गांव में रहने देते, वहीं के लोगों में रच बस जाते, तब मुझे इस शादी से कोई आपत्ति ना होती। हम लोगों को शहर इसलिए लाए थे ताकि हमें आधुनिक जमाने के अनुसार शिक्षा दिलवा सकें, हमें काबिल बना सकें। और अब जबकि मैं कुछ बन गया हूँ, मैंने अपना करियर बना लिया है, सोसाइटी में एक अलग ही पहचान है, तो अब शादी के लिए उस लड़की को मेरी पत्नी बनाकर ला रहे हैं जिसे दुनियादारी की कोई खबर तक नहीं। निकुंज बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। सचिन जी जानते थे कि जब निकुंज किसी बात पर अड़ जाए तो वो अपनी जिद से पीछे नहीं हटता, मगर वो भी उसके बाप थे। उन्हें भी अच्छे से पता था कि निकुंज से कोई भी बात कैसे मनवानी है। अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार किया
मेरे बचपन के दोस्त की बेटी को ठुकराया तो याद रखना निकुंज, मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। निकुंज ने तड़पकर विरोध किया। पापा, मैं मीरा से मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हें मीरा से शादी करनी है तो इस दौलत और जायदाद को भूल जाओ और ये भी भूल जाना कि हमारा तुमसे कोई रिश्ता है। सचिन जी गुस्से से कहते हुए उसे आखिरी बार मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निकुंज के दादाजी, जो गहरी सोच में डूबे बैठे हुए थे, कुछ सोचते हुए बोले, अगर वो लड़की तुमसे सच्चा प्यार करती है तो उसे तुम्हारी दौलत से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर वो लड़की तुम्हारी दौलत के बिना तुमसे शादी के लिए राजी है तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। निकुंज भी यही सोचता था कि मीरा उससे सच्ची मोहब्बत करती है, उसकी दौलत के बिना भी उसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। इसलिए उसने बड़े ही घमंड के साथ कह दिया, ठीक है, मुझे आपकी जायदाद की कोई परवाह नहीं। और उस जायदाद का मैंने करना भी क्या जब मेरी पूरी जिंदगी ही घुट घुट कर गुजर जाए। कम से कम मीरा के साथ रहूँगा तो बिना जायदाद के भी खुश रहूँगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये कहकर वो गुस्से से पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकलता चला गया, जबकि सचिन जी उसे अफसोस से देखते रह गए। उसका इरादा मीरा से बात करने का था, मगर उसकी सारी खुशफहमी धरी की धरी रह गई जब मीरा ने सुनते ही साफ इनकार कर दिया। नहीं भाई, मैं तो ऐशो आराम के बिना रह ही नहीं सकती। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया तो मेरी तरफ से भी इनकार है। पैसे के बिना जिंदगी नहीं गुजर सकती। मैं तो शुरू से ही ऐशो आराम में पली बड़ी हूँ, इसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। निकुंज, जिसे ये गलत फहमी थी कि मीरा उससे बेइंतहा प्यार करती है और हर हाल में उसका साथ देगी, वो पहले ही कदम पर उसे छोड़ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सारे दोस्त सही कहते थे, ये लड़की भरोसे के लायक थी ही नहीं। उसने अपने माँ बाप को नाराज कर दिया, मगर दिल का क्या करता, जो धोखा मिलने के बावजूद भी उसी के नाम की माला जप रहा था। घर जाकर उसने दादाजी के फैसले के सामने सिर झुका लिया, लेकिन उन्हें ये सच नहीं बताया कि मीरा ने उसे छोड़ दिया है, बल्कि ये कहने लगा कि मैं आपके फैसले के आगे मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। दादाजी को जैसे निकुंज पर भरोसा ही नहीं था। उन्होंने चट मंगनी पट ब्याह का मामला तय कर दिया। 2 महीने के अंदर ही अंदर निकुंज की शादी बेला से तय कर दी गई और आज निकुंज दूल्हा बनकर उसे लेने जा रहा था। दिल ही दिल में वो बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था और उस गंवार लड़की बेला पर भी। वो सोच रहा था कि वो तो बेवकूफ़ लड़की बहुत खुश हो रही होगी, सोच रही होगी कि मेरे घर और मेरे दिल पर राज करेगी। वो क्या समझ रही है कि मैं उसके आगे घुटने टेक दूंगा, उसे अपनी पत्नी मान लूंगा? तो ऐसा मरकर भी नहीं होगा। मैं उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दूंगा। वो इस शादी के फैसले पर बहुत पछताएगी, रोएगी, मगर मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा। उसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है, उसे समझना चाहिए कि वो मेरे लायक नहीं है। फिर क्यों उसने इस रिश्ते के लिए हामी भरी? ऐसी ही जहरीली सोचों ने निकुंज को अपने घेरों में जकड़ रखा था। उसकी असामान्य गंभीरता को सबने महसूस किया था। कुछ लोग जानते थे कि वो बेला को पसंद नहीं करता, और जो लोग बेला के खिलाफ थे वे तो निकुंज की नाराजगी को बड़ा चढ़ाकर बयान कर रहे थे। इन्हीं बातों की गूंज बेला के कानों तक भी पहुंची। जब उसे पता चला कि निकुंज के तेवर बदले हुए हैं, वो बहुत गुस्से में लग रहा है, तो वो बेचैनी से अपना दिल थाम कर बैठ गई थी। किरण, ये मीना आंटी क्या कह रही हैं? बेला ने घबराते हुए पूछा। क्या निकुंज बहुत गुस्से में है? मैंने सुना है वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतने गुस्से में होंगे कि अपनी ही शादी के दिन सबके सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर देंगे। बेला तो एकदम रो देने को थी। किरण उसे तसल्ली देने लगी। अरे मीना आंटी को तो तुम जानती हो ना, वो बात को बड़ा चढ़ाकर कहती हैं। निकुंज भाई बहुत खुश हैं, बस उन्हें किसी छोटी सी बात पर गुस्सा आ गया था तो उन्होंने जाहिर कर दिया। उन्हें तो तुमसे कोई भी समस्या नहीं है। वो तो खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं कि उन्हें इतनी प्यारी और अच्छी बीवी मिल रही है। वो भला तुमसे क्यों नाराज होंगे? किरण उसे तसल्ली तो दे रही थी, मगर उसके दिल में भी कहीं ना कहीं निकुंज के बर्ताव को लेकर चिंता थी। मीना जी, जो कि बेला की माँ की दूर पार की रिश्तेदार थी, लेकिन निकुंज की फैमिली को भी वो अच्छे से जानती थी, जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी और दोनों की बातें भी सुन रही थी, तुरंत अंदर आई और बोली, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो किसी के रवैये और इरादे को समझ ना सकूं। निकुंज के हाव भाव से सबको साफ दिख रहा है कि वो इस शादी से खुश नहीं है, और सब जानते हैं कि उसने कितना विरोध किया था इस शादी के लिए, ये कहकर कि वो बेला से शादी नहीं कर सकता। बेला उसके काबिल नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है,
आहूजा साहब ने जबरदस्ती ये रिश्ता तय कर दिया। अब पता नहीं निकुंज इसे अपनाएगा भी या नहीं। इतना कहकर मीना जी वहां से चल दी और बेला के दिल में अजीब सी बेचैनी भर गई। किरण और बाकी रिश्तेदार लड़कियों से दिलासा देती रहीं, मगर उसकी सोच कहीं और ही अटक गई थी। अगर निकुंज ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो, अगर उन्होंने मुझसे बेरुखी से पेश आया तो, तब मैं क्या करूंगी। बेला के मन में अजीब अजीब से विचार घर कर रहे थे। इधर शादी हॉल में शादी की रस्में चल रही थी, मगर निकुंज किसी भी हंसी मजाक में शामिल नहीं हो रहा था। जब बेला को उसके पास लाकर बिठाया गया तो वो झटके से एक ओर हट गया। बेला को अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ और आसपास खड़ी लड़कियां दबी दबी सी हंसी हंसने लगीं। वे उसकी हालत पर मजा ले रही थीं। ये वही लड़कियां थीं जिन्होंने निकुंज को पाने के सपने देखे थे, मगर जब उनकी जगह निकुंज से बेला की शादी हो गई तो ये उनके लिए हार जैसा था। अब जब उन्होंने निकुंज का रवैया देख लिया तो वो संतुष्ट हो गई थी कि ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। निकुंज उसे जल्दी ही अपनी शादी से निकाल देगा। हर कोई इस रिश्ते के जल्द ख़त्म होने की भविष्यवाणी करने लगा। बेला अपने दिल में अनगिनत डर और आशंकाएं लेकर ससुराल आई थी। क्या निकुंज मुझे अपनाएंगे? क्या वो मुझसे नफरत करेंगे? यही सब सोचते सोचते उसका दिल बैठा जा रहा था। शादी से पहले बेला हमेशा सोचा करती थी कि उसकी शादी होगी तो उसकी ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी। उसका पति उसे प्यार करेगा, उसकी कदर करेगा। उसने बचपन से यही सपना देखा था, मगर आज जब उसने निकुंज की आंखों में अपने लिए नफरत देखी तो उसे एहसास हुआ था कि उसकी ज़िंदगी में शायद कोई खुशी ना आए। उसकी ज़िंदगी भी उसकी माँ की तरह ही गुजर जाएगी। रात के अंधेरे में जब सब मेहमान चले गए तो बेला की ननद उसे छेड़ते हुए निकुंज के कमरे में ले आई। वो भी उनके हंसी मजाक में थोड़ा बहल गई थी। कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, जिसे देखकर उसका दिल जोरों से धड़क उठा। कमरा इतनी खूबसूरती और लगन से सजाया गया था कि बेला के दिमाग से सारी गलतफहमियां, सारे डर निकलते चले गए। उसने अपना सर झटका और खुद को समझाते हुए कहने लगी कि जरूर मुझे ही गलतफहमी हुई है। निकुंज तो शादी को लेकर इतना खुश है कि उन्होंने कमरे को कितने मन से सजाया है। यकीनन वो अपनी शादी की पहली रात को यादगार बनाना चाहते हैं। ये सोचते ही उसके चेहरे पर शर्म की लाली आई थी। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, जिसे उसने बहुत ही मुश्किल से संभाला था। और फिर सब कुछ भूल भाल कर वो भी आने वाले रोमांटिक लम्हों के बारे में सोचने लगी थी। और तभी निकुंज कमरे में आया। कदमों की आहट पर बेला सिमट कर बैठ गई थी, लेकिन निकुंज बहुत ही गुस्से में था। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया, जिससे बेला डर कर सिहर गई। मासूम सी बेला अपने मन में सोचने लगी, वो न जाने क्यों इतना गुस्से में है। बिना उसकी तरफ देखे वो सीधा वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद जब वापस आया तो वो कपड़े बदल चुका था। जब वो बेला की तरफ बढ़ा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब वो मुझसे क्या कहेंगे, नफरत से पेश आएंगे या प्यार से? मगर उसके सारे सपने तब टूट गए जब निकुंज ने पास पड़ा एक तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया, जबकि बेला तो अपनी जगह दम साधे बैठी रह गई थी। सुहागरात ऐसी तो नहीं होती ना। दूल्हा दुल्हन के सामने बैठता है, उसे मुंह दिखाई का तोहफा देता है और फिर उसका घूंघट पलटता है, उससे प्यार भरी बातें करता है और फिर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। लेकिन निकुंज ने तो उससे बात करना भी गवारा न किया था। तो क्या मीना आंटी की बातें सच थीं? निकुंज मुझे पसंद नहीं करते? वो इन्हीं सोचों में घिरी बैठी थी जब निकुंज ने उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए एक नफरत भरी नज़र उस पर डाली थी और बहुत ही ठंडे अंदाज में बोला, जब तुम कपड़े बदल लो तो लाइट बंद कर देना, मुझे रोशनी में सोने की आदत नहीं है। बेला ने जैसे ही निकुंज की ये ठंडी और बेगानी सी आवाज़ सुनी, वो सन्न रह गई। उसने अपनी आंखें फाड़ कर उसकी ओर देखा था, लेकिन निकुंज तो उसकी तरफ से करवट ले चुका था और कुछ ही देर में सो भी गया। उसके खर्राटों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। निकुंज के इस व्यवहार पर बेला की आंखों में आंसू चमकने लगे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ है। शादी की पहली रात मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, मुझे अपनाने की बजाय ठुकरा दिया। लेकिन क्यों? इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैं इन्हें पसंद नहीं? और अगर पसंद नहीं थी तो वो शादी ही ना करते। वो तो मर्द थे, शादी से मना कर सकते थे। शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? वो मन ही मन ये सब सोचकर रो पड़ी। उसने आंसू भरी निगाहों से अपने सफ़ेद दूधिया हाथों को देखा, जिस पर मेहंदी का कलर बहुत खिल रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी। आज ही तो सबने कहा था कि वो आसमान से उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। ये तारीफ तो उसे उसके पति से सुननी चाहिए थी, मगर पति तो जैसे अजनबी बन गया था।
आंसू पोंछते हुए उसने कपड़े बदले, चेहरा धोते हुए भी उसने कितने ही आंसू गिरा दिए। उसका दिल रो रहा था। वो चाहती थी निकुंज को झकझोर कर उठाए और पूछे, मेरी बेइज्जती की वजह क्या है? किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? मगर वो सिर्फ सोच सकी, कुछ कह न सकी। निकुंज से कुछ कहने की वो हिम्मत ही नहीं कर पाई थी। अगली सुबह जब वो उठी तो निकुंज पहले ही जाग चुका था। वो नहा धोकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में ब्रश कर रहा था। बेला ने खुद पर नजर डाली। सोते हुए उसका दुपट्टा एक तरफ गिर गया था। उसने जल्दी से उसे उठाकर खुद पर लपेट लिया। निकुंज ने उसे एक ऊब भरी नज़र से देखा और सख्त आवाज में कहा, बाहर किसी से भी कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी कुछ पूछे तो यही कहना कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है। अगर मेरे माँ बाप के सामने किसी भी तरह की शिकायत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसी वक्त तुम्हें हाथ से पकड़कर तुम्हारे बाप के घर छोड़ाऊंगा और इसमें मेरा नहीं तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम्हारी अपनी बदनामी होगी। हर कोई वजह पूछेगा कि आखिर मैंने एक रात की दुल्हन को क्यों छोड़ दिया। उसने आखिर ऐसा क्या किया था? निकुंज के ये शब्द थे या पिघला हुआ शीशा जो बेला को उसके कानों के रास्ते सीधे दिल में उतरता महसूस हो रहा था। वो डर से कांप गई। ये सोचना भी भयावह था कि अगर निकुंज ने अपनी कही बात को सच कर दिया तो। वो घबराकर अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरे माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे। ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूँ तो वैसा ही करो। निकुंज ने बेमन से उसे देखा और कमरे से बाहर चला गया, जबकि बेला हैरान थी कि उसकी खूबसूरती का भी निकुंज पर कोई असर न हुआ। शादी के बाद की दावतें भी अच्छे से हो गईं। बेला जबरन मुस्कुराकर सबको अपने खुश होने का यकीन दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू उसके दिल पर गिर रहे थे। वो अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी। वो तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि निकुंज जैसा इंसान अंदर से इतना पत्थर दिल होगा। वो तो इस पत्थर से सिर टकराते टकराते मर जाएगी। रिश्तेदार औरतें उससे तरह तरह के सवाल पूछ रही थीं, लेकिन बेला ने किसी को भी सच न बताया, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं। हालांकि उसकी माँ उसकी आंखों में छिपी उदासी को भांप चुकी थी। क्या हुआ बेला? क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी आंखों में वो सच्ची खुशी क्यों दिखाई नहीं दे रही? निकुंज का व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? जी माँ, मेरे साथ निकुंज बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। बेला की माँ बस उसे देखकर रह गई। दिन इसी तरह बेरंग और सूने बीत रहे थे। बेला अपनी हालत किसी को बता भी नहीं सकती थी। निकुंज ने अभी तक उसे अपनी पत्नी ही नहीं माना था। वो दोस्तों के साथ हंसी मजाक में लगा रहता। उन दोस्तों में लड़कियां भी होती और लड़के भी। बेला उसे बड़ी हसरत से देखा करती। कितना अच्छा होता अगर ये मुझसे भी ऐसे ही प्यार से बात करते। अगर ये मुझ पर भी थोड़ी सी तवज्जो देते तो मैं इनकी सेवा में कोई कमी न छोड़ती। इतनी मोहब्बत करती कि इन्हें खुद पर गर्व महसूस होता। लेकिन निकुंज का व्यवहार सबसे सामान्य था, बस बेला के लिए अजनबी था। उनकी शादी को अब 1 महीना हो चुका था। एक दिन बेला आंगन में बैठी थी और शाम के ढलते रंगों को देख रही थी, जब सरिता जी उसके पास आकर बैठ गईं। क्या बात है बेला, तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो? क्या निकुंज ने तुम्हें कुछ कहा है? बेला अचानक सतर्क हो गई। वो निकुंज के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी, वरना वो घर से निकाल देता, और वो घर से निकलना नहीं चाहती थी। लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिल जाता, और उसके माँ बाप तो ये सदमा सह न सकते थे। अभी तो उसकी 2 बहनें शादी को और बैठी थीं। इतनी जल्दी वो अपना घर तोड़ नहीं सकती थी, इसलिए बड़े ही संभल कर बोली थी, अरे नहीं, निकुंज तो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उसकी आंखों में छलकती नमी सरिता जी से छिप न सकी। सुनो बेटी, मैं जानती हूँ निकुंज की नेचर कैसी है। मुझे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। सारी बात सच्ची बताओ, क्या सब ठीक है? उन्होंने बहुत ही नरमी से पूछा। वैसे भी सरिता परिवार की उन औरतों में से नहीं थी जो बेवजह की बातों में उलझती रहती, बल्कि वो बहुत अच्छी और अपने काम से काम रखने वाली थी। बेहद समझदार और मिलनसार महिला थी। अपनी बहू के साथ भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। इसी प्यार भरे व्यवहार की वजह से बेला, जिसने अपना दर्द अपनी माँ से भी नहीं कहा था, जो अपनी सहेलियों से भी ये बात छुपा कर रखती थी, अब अपनी सास के सामने फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे एक हमदर्द की ज़रूरत थी जो उसके गम को बांट सके, जिसे वो अपने दिल का दर्द बताकर अपने तड़पते दिल को सुकून दे सके। वो रोते हुए बोली, आंटी जी, मुझे नहीं पता कि वो मुझसे किस बात पर नाराज़ हैं। अगर पता होता तो शायद मैं उनकी नाराज़गी दूर कर देती, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करते।
बस जहाँ तक लोगों की बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया है, तो मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि मैं उनके काबिल नहीं हूँ। वो मुझसे बात नहीं करते, मेरी तरफ देखते तक नहीं। उनका व्यवहार मुझे बहुत तकलीफ देता है। बेला के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सरिता जी को निकुंज पर बहुत गुस्सा आया। बेला के आंसू उन्हें बहुत तकलीफ दे रहे थे। तो क्या निकुंज तुम्हारे करीब एक बार भी नहीं आया? सरिता जी को हैरानी हुई थी और बेला ने अपना सर झुका लिया। सरिता जी एक गहरा सांस लेकर रह गई थी। उन्हें निकुंज से इस हरकत की उम्मीद हरगिज भी नहीं थी। वो एक गहरा सांस लेते हुए बोली, बेला, इस तरह हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। तुम पत्नी हो उसकी, बात करो उससे, आखिर वो चाहता क्या है? बेला ने कांपते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उनसे बात कैसे करूंगी? अगर उन्होंने मुझ पर गुस्सा कर दिया, मुझे डांट दिया तो? आप तो जानती हैं ना कि उनका स्वभाव कैसा है। अगर गुस्से में आ जाए तो किसी का लिहाज नहीं करते। वो रोते हुए बोली। सरिता जी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। उसे प्यार जताओ। जब वो घर आए तो उसके सामने तैयार रहा करो। उसे अपनी अदाओं से आकर्षित करने की कोशिश करो। वो मर्द है, कब तक अपने दिल को पत्थर बनाए रखेगा? एक न एक दिन तो पिघल ही जाएगा। तुम उससे पूछो तो सही कि वो तुमसे इतना दूरी क्यों बनाए रहता है। तुम्हारी जरा सी मोहब्बत उसे बदल देगी, क्योंकि मर्द मोहब्बत का भूखा होता है। अगर उसे इस रिश्ते का एहसास नहीं तो तुम खुद उसे इस रिश्ते का एहसास दिलाओ। सरिता जी की बातें बेला को समझ में आ गई थीं। उसने अपने आंसू पोंछकर दिल में ठान लिया कि वो आज ही निकुंज आहूजा से बात करेगी। बेला को सजना संवरना नहीं आता था। उसे मेकअप करने की जरा भी समझ नहीं थी। एक लिपस्टिक तक वो सही से नहीं लगा पाती थी। लेकिन आज उसने अपने पति के दिल में जगह बनाने के लिए न सिर्फ आंखों में काजल लगाया, बल्कि होठों पर लिपस्टिक भी लगाई थी, जो एक तरफ से हल्की सी फैल भी गई थी। फिर भी वो बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत प्यारी लग रही थी। ब्लैक कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी थी, जो उसकी दूधिया रंगत पर खूब खिल रही थी। खुद को शीशे में देखकर वो खुद ही शर्मा गई और फिर बिस्तर पर बैठकर निकुंज आहूजा का इंतजार करने लगी। इंतजार करते हुए उसे लगभग 1 घंटा बीत चुका था कि तभी दरवाजे के बाहर भारी कदमों की आहट सुनाई दी, तो वो अपने आप में सिमट कर रह गई। निकुंज आहूजा कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर ठिठक गया। कहाँ तो वो हर समय उलझे बिखरे हाल में रहती थी और कहाँ आज इस तरह सज संवर कर बैठी थी। शायद उसी का इंतजार कर रही थी। आखिर इस बदलाव की वजह क्या थी, वो सोचने लगा, मगर फिर उसने अपने भाव सामान कर लिए। सर झटकता हुआ वो वॉशरूम में चला गया, जबकि बेला बेचैनी से उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो आज उससे खुलकर बात करना चाहती थी। वो वॉशरूम से बाहर आया तो इस बार उसने बेला पर एक भी नजर नहीं डाली थी, बल्कि अपने जेब से मोबाइल निकालकर वो फोन पर बिजी हो गया था। इस वक्त वो फोन पर मीरा से बात कर रहा था। आज मीरा का निकुंज के नंबर पर कई बार कॉल आ चुका था, लेकिन निकुंज ने उसका फोन पिक नहीं किया था। उसे मीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में मीरा के लिए अब भी मोहब्बत थी। इसलिए सब कामों से फ्री होने के बाद वो मीरा से बात कर रहा था। मीरा ने उसे रोते हुए कहा, निकुंज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे अपना लो। तुम मुझसे छुपकर भी शादी कर लो, तब भी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनकर भी रह सकती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। और मीरा की बातें सुनकर निकुंज पहले तो हैरान हुआ था, लेकिन कुछ सोचते हुए उसने फोन काट दिया। उस समय उसने मीरा को कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन मीरा की कही हुई बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। जब वो बिस्तर पर सोने के लिए लेटा, तब भी वो मीरा के बारे में ही सोच रहा था। और तभी बेला की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। निकुंज आहूजा एकदम होश में लौट आया। उसने हैरानी से बेला की तरफ देखा। 2 महीने में पहली बार ऐसा था कि बेला ने उसे खुद से पुकारा था। वो उसके सजे सवरे रूप को देखकर सोफे से उठकर बैठ गया। वो आज पहली बार गौर से बेला को देख रहा था। इस बात में कोई शक नहीं था कि उसका मासूम हुस्न किसी को भी अपना दीवाना कर सकता था, लेकिन वो एक अनपढ़ गंवार लड़की थी। यही सोचते हुए निकुंज का मुंह तक कड़वा हो गया था। जल्दी बोलो, क्या बात है? मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। बेला धीरे से उसके पास आकर बैठ गई। ऐसा करते हुए उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को बहुत मुश्किल से इस बात के लिए तैयार किया था। ये बात सिर्फ वही जानती थी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि आप मुझसे इतना दूर क्यों भागते हैं? आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मैं तो आपकी बीवी हूं ना। आपने मुझसे शादी की है, इज्जत से इस घर में लेकर आए हैं, मगर फिर मुझसे ये बेरुखी क्यों?
आखिर मेरा क्या कसूर है? निकुंज आहूजा अचानक झटके से खड़ा हो गया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी जाहिल औरत। क्या तुम मेरे काबिल थी? उसने कड़वे शब्द कहे। मैं एक उच्च शिक्षा प्राप्त इंसान हूं और तुम एक गवार लड़की जिसने स्कूल का मुंह तक न देखा। क्या तुम इस लायक हो कि मेरे जैसे इंसान की बीवी बनो? बेला फटी फटी आंखों से उसे देखती रह गई। उसे निकुंज आहूजा से इतने संगीन शब्दों की उम्मीद नहीं थी। मैं मानती हूं कि मैं आपकी जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, मगर ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही अनपढ़ हूं। हाँ ठीक है, पापा ने हमें स्कूल नहीं भेजा था, मगर हमें घर में पढ़ाने के लिए टीचर आती थीं। उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाया, बल्कि मुझे बहुत समझ भी दी है। आपको क्या लगता है समझदारी और सभ्यता सिर्फ डिग्री की देन होते हैं? क्या सिर्फ पढ़ा लिखा इंसान ही समझदार होता है और जो पढ़ा लिखा नहीं वो बेवकूफ़ होता है? निकुंज आहूजा उसकी बात पर कुछ पल के लिए चुप रह गया, मगर फिर उसने रूखे स्वर में कहा, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, बस इतना जानता हूं कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। और ये सस्ती अदाएं दिखाना बंद करो। मैं तुम्हारे बश में नहीं आने वाला। बहुत जल्द मैं तुम्हारा कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगा और इस घर में उस लड़की को लाऊंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। तुम्हारी वजह से वो लड़की मुझसे दूर हो गई है, मगर अब मैं कमज़ोर नहीं बनूंगा। मैं उसे इस घर में लेकर आऊँगा। निकुंज की बात पर बेला बुरी तरह रोने लगी। उसने अपना चेहरा अपने बाजुओं में छुपा लिया। उसका दिल बिखर गया था। क्या ही अच्छा ना होता अगर वो अपनी सास की बात ना मानती, खुद से निकुंज आहूजा की तरफ बढ़ने की कोशिश न करती, तो आज उसे इतनी जिल्लत न उठानी पड़ती। वो सदमे से टूट चुकी थी और सरिता जी रोज उसे समझाती, उसे उकसाती कि वो अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित करे, मगर बेला वो तो उस एक रात की जिल्लत को ही नहीं भुला पा रही थी। निकुंज आहूजा आधी रात तक मीरा से फ़ोन पर बातें करता रहता। मीरा, यकीन मानो मेरे लिए भी तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब तुम मेरी ज़िंदगी में इस कमरे में मेरे पास होगी। वो बेला का भी ख्याल नहीं करता था। उसके सामने ही मीरा से खुलकर बातें करता, जबकि बेला उसकी बातें सुन सुनकर अंदर ही अंदर आंसू पीती रहती। उसके प्यार की असली हकदार तो वही थी, मगर निकुंज आहूजा अपने सारे जज्बात, अपनी सारी शिद्दतें किसी और पर ही लुटा रहा था। और फिर एक रात दोनों के बीच सब कुछ बदल गया। उस दिन मौसम बहुत ठंडा था, फिजा में नमी थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। निकुंज आहूजा जब कमरे में आया तो उसकी तबीयत शायद कुछ खराब सी लग रही थी। आज वो सोफे पर सोने की बजाय सीधा बेड पर लेट गया। बेला ने घबराकर उसे देखा और उसके लिए गर्म दूध और दवाई लेकर आई। वो उसे उठाने से हिचकिचा रही थी। सोचने लगी कि वो बेड पर सो गया है तो वो सोफे पर जाकर सो जाएगी, जब अचानक निकुंज ने उसे हाथ से पकड़कर अपनी ओर खींचा। एक पल के लिए तो बेला कुछ समझ ही नहीं पाई। उसकी मजबूत बाहों में वो बुरी तरह कसमस आई थी, लेकिन निकुंज उसे अपने होठों से छूने लगा था। और जब उसे एहसास हुआ कि वो निकुंज के कितने करीब है और निकुंज के इरादे क्या हैं, तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा था। और फिर निकुंज उस पर हावी होता चला गया। वो उस पर अपनी सारी भावनाएं उड़ेलने लगा, लेकिन ये सब बेला को सुकून देने की बजाय उसे अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रहा था, क्योंकि वो जानती थी ये सब निकुंज किसी प्रेम के वश में होकर नहीं कर रहा, बल्कि अपने भक्ति जज्बात में बहकर ऐसा कर रहा था। पहले बेला ने उसकी बाहों से निकलने की कोशिश की, लेकिन जब वो कामयाब न हुई तो उसने खुद को ढीला उसकी बाहों में छोड़ दिया। जो भी था, निकुंज उसका पति था। अगली सुबह बहुत उजली थी, सब कुछ सामान्य था, फिर भी बेला को सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसे लग रहा था कि आज से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है। लेकिन निकुंज आज बहुत गुस्से में था। उसने बेला को सोते से झकझोर कर उठाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? बेला ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रात को जो भी हुआ वो सब आपकी मर्जी से हुआ। आप खुद मेरे करीब आए थे, मैं नहीं आई थी तो तुम मुझे रोक लेती। निकुंज ने गुस्से से कहा, मैं नशे में था, मेरे दोस्तों ने मुझे ज़बरदस्ती ड्रिंक करा दी थी। ये सब जो भी हुआ नशे की हालत में हुआ है, वरना मैं तुम्हारे करीब आने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुझे तुमसे नफरत है। निकुंज चला गया और बेला फूट फूट कर रोने लगी। अब तो हर दूसरे तीसरे दिन निकुंज उस पर अपना हक जमाने लगा था। जब भी उसका मन होता वो बेला के करीब आता, बुरी तरह उससे अपना हक वसूल करता और अपने आप को सुकून देने के बाद उसकी तरफ से करवट लेकर सो जाता और वो बस आंसू बहाती रह जाती। बेला सोचती, उस दिन तो वो नशे में था, लेकिन अब क्या हुआ? वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मुझसे इतनी नफरत करता है, तो फिर ये सब क्यों? कुछ ही समय में बेला को इसका भी जवाब मिल गया। एक दिन निकुंज ने खुद बताया
कि मैं तुम्हारे करीब तुम्हारी खूबसूरती से प्रभावित होकर नहीं आ रहा, ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भावना जगी है। मैं बस अपने दादा की इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें अपनी पत्नी मान रहा हूँ। दादाजी चाहते हैं कि मैं उन्हें अपने बच्चों का मुंह दिखाऊं। वो इसी आस में जी रहे हैं और मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता। अपने दादाजी की खातिर मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। मीरा से शादी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, वरना मैं कल ही उसे ब्याह लाता। लेकिन अब तुम तो हो जो इस मामले में मेरी मदद करोगी। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो वही करना होगा जो मैं कहूँगा। बेला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे लिए ज़्यादा समझना जरूरी भी नहीं है। बस रातों को मुझे सुकून दो और जल्दी ही इस खानदान को बारिश। इससे ज़्यादा तुम्हारी मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं। उसने बेला को बहुत ही गिरी हुई नज़रों से देखा था और बेला उसके इस बेइज्जती वाले अंदाज पर तड़प उठी थी। जल्दी ही बेला की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो कुछ भी खाती तो उल्टी कर देती, हर समय जी मिचलाता। सरिता जी ने ये देखा तो उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उनकी शंका को सही साबित कर दिया और ये सुनकर सरिता जी खुशी से फूली न समाई कि वो दादी बनने वाली हैं। बेला भी ये खबर सुनकर खुश हुई थी। घर पहुंचने पर सरिता जी उसकी बलाएं ले रही थी। अब देखना निकुंज का रवैया तुम्हारे साथ कितना बदल जाएगा। वो तुमसे बहुत प्यार करेगा। एक अच्छी और संस्कारी पत्नी मिली है उसे, जो उसे संतान का सुख देने वाली है। बच्चे आदमी को बदल देते हैं, उसे माँ की तरफ झुकने पर मजबूर कर देते हैं। निकुंज भी तुमसे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता। लेकिन बेला उदास थी। वो सोच रही थी, निकुंज ने तो कभी मुझे पसंद ही नहीं किया। वो मुझे अपने लायक ही नहीं समझता। वो तो मीरा से प्यार करता है, उसे अपनाने के सपने देखता है। जब ये खबर निकुंज को पता चली तो वो भी शांत हो गया था और फिर से बेला से वैसा ही बेरुखी भरा व्यवहार करने लगा, जैसे उनके बीच कोई रिश्ता ही ना हो। अब तो वो मीरा से फ़ोन पर पहले से भी ज़्यादा बातें करने लगा। रात को अक्सर देर से घर लौटता। बेला जानती थी वो ज़रूर मीरा के पास होगा, लेकिन वो इस बात को चुपचाप सहने और अपने आंसू पीने पर मजबूर थी, क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन न करता। सब यही समझते कि निकुंज तो मीरा को छोड़ चुका है और अब दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। उस दिन जब निकुंज घर आया तो बहुत परेशान लग रहा था। बेला उसकी परेशानी भाप गई, लेकिन उसने इस बारे में निकुंज से कुछ नहीं पूछा। तो निकुंज ने खुद ही उसे अपने पास बुलाया। यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बेला धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई। उसके मन में सवाल उठ रहा था, न जाने ये मुझसे क्या बात करना चाहता है। यहाँ बैठो। तुम जानती हो कि मैं मीरा से प्यार करता हूँ। बेला का दिल चाहा अपना सर पीट ले। ये आदमी जितना मुझे मीरा के नाम से चिढ़ होती है, उतना ही बार बार उसी का नाम लेता है। लेकिन कुछ कहे बिना उसने सर हिला दिया। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब उसके बिना मैं और नहीं रह सकता। उसका एक रिश्ता आया है। लड़का अभी अभी अमेरिका से आया है और उसके माता पिता चाहते हैं कि मीरा की शादी उससे हो जाए। लेकिन मीरा मुझसे प्यार करती है। मैंने सोचा है कि मेरी और मीरा की शादी सिर्फ एक ही हालत में हो सकती है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। अगर तुम सबके सामने ये कहो कि तुम खुद मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हो, तो मैं इस बात पर कोई ऐतराज नहीं, तो कोई भी इस फैसले पर सवाल नहीं उठाएगा। बेला ने एक झटके से उसे देखा था और फिर खड़ी हो गई। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? होश में तो हैं आप? शादी के बाद पहली बार बेला ने निकुंज से इस तरह की गुस्से में बात की थी। ये सुनकर निकुंज को भी गुस्सा आ गया। अपनी औकात में रहो बेला, ऊंची आवाज़ में मुझसे बात मत करो। जानती हो मैं तुम्हारा पति हूँ। वो तो मेरी भलाई समझो कि मैं तुमसे इजाज़त ले रहा हूँ, वरना मैं तुमसे पूरे ख़ानदान वालों से छुपा कर भी दूसरी शादी कर सकता हूँ। निकुंज बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और बेला बिल्कुल सहम गई। अब मुझसे इस बारे में कोई बात मत करें। अगर आपको शादी करनी है तो शौक से करें, मगर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, बेला ने तल्खी से कहा। निकुंज आहूजा को यकीन नहीं हो रहा था, क्या ये वही बेला है जो पहले एक दब्बू लड़की थी, जो कभी नजरें उठाकर बात तक नहीं कर सकती थी। अब कैसे वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। ये सब निकुंज का अपना ही तो किया धरा था। अगर उसने बेला को उसकी नज़रों में इज्जत दी होती तो आज उसे ये सब कुछ देखने को न मिलता। अगर तुम इस शादी के लिए सबको नहीं मनाओगी तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा, निकुंज गुस्से से बोला। तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, उसके बाद तुम जहाँ चाहे जा सकती हो। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। और हाँ, मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे को भी छीन लूँगा, क्योंकि ये बच्चा मेरा है और मेरे साथ रहेगा। ये सुनकर बेला तड़प उठी थी। हर समय वो यही सोच सोचकर अब रोती रहती कि अगर निकुंज ने अपनी बात पर अमल कर दिया, अगर सच में उसने तलाक दे दी और बच्चा छीन लिया,
तब वो क्या करेगी? निकुंज हर रोज उसे इस बात की याद दिलाता रहता कि अगर मेरी बात मानोगी तो फायदे में रहोगी, वरना मैं तुम्हें इस घर से भी निकाल दूंगा। क्या तुम अपने बच्चे के बिना रह पाओगी? जब लोग तुमसे पूछेंगे कि मैंने तुम्हें तलाक क्यों दी, तब तुम क्या जवाब दोगी? कैसे सबको यकीन दिलाओगी कि गलती तुम्हारी नहीं थी? और बेला चुप हो जाती। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हर समय वो यही सोचती रहती कि मैं अब क्या करूं, कैसे निकुंज के दिल से उस लड़की की मोहब्बत निकालूं, उसे कैसे समझाऊं कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन निकुंज जैसा जिद्दी इंसान उस हीरे की कदर ही नहीं कर पा रहा था जो किस्मत ने उसके नसीब में लिख दिया था। उसने जब निकुंज घर आया तो उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। चलते चलते उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। बेला एकदम घबरा गई, कहीं आज भी ये नशे में तो नहीं आ गए। लेकिन निकुंज के बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो पूरी तरह होश में हो। फिर भी उसके चेहरे का फीकापन और लड़खड़ाते कदमों की वजह क्या थी? बेला पूछना चाहती थी मगर डर की वजह से चुप रही। निकुंज चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गया। उसने बेला से कोई भी बात नहीं की, बस छत की ओर चुपचाप घूरता रहा। बेला ने भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की थी। अगले दिन जब बेला की आंख खुली तो निकुंज कमरे से जा चुका था। वो गहरी सांस लेकर रह गई। ये इंसान इतना रहस्यमय क्यों है? अपनी भावनाएं इतनी छुपा कर क्यों रखता है? मैं चाह कर भी इसकी जिंदगी तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। फिर वो आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को देखने लगी। आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जिसने निकुंज पर जादू कर दिया है? क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? क्या वो मुझसे ज़्यादा निकुंज के साथ वफादार है? लेकिन ये कैसी वफादारी है जो उसे अपने माता पिता से बगावत करने पर मजबूर कर रही है? ये गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाना, क्या ये प्यार है? नहीं, सच्ची मोहब्बत ये सब नहीं सिखाती। बेला इन्हीं ख्यालों में उलझी रहती। लेकिन फिर निकुंज का रवैया धीरे धीरे बेला के साथ बदलने लगा था। वो अब बेला से हल्की फुल्की बातें करने लगा था, उसका ख्याल भी रखने लगा था और यहाँ तक कि कभी कभी प्यार से पेश आता और उसे घुमाने फिराने भी ले जाता। सरिता जी ने भी ये बदलाव नोट कर लिया था। वो खुश होकर बोली, भगवान की बड़ी कृपा है कि इस लड़के को आखिरकार अकल आ ही गई। अब ये तुम्हारा ख्याल रखने लगा है, तुम्हें अपनी पत्नी समझने लगा है, वरना मैं तो बहुत परेशान थी कि इसे कब अकल आएगी कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। जबकि बेला मन ही मन सोच रही थी ये सिर्फ उनकी एक अस्थायी तब्दीली है, जल्दी ही वो फिर से अपने पुराने रंग में आ जाएगा। बेला की डिलीवरी की तारीख नज़दीक थी। उसने सोचा शायद यही वजह है कि निकुंज मुझसे नरमी से पेश आ रहा है। वो सिर्फ अपने आने वाले बच्चे के लिए खुद को बदल रहा है, वरना मेरे लिए तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब बेला ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वो बहुत खुश थी। माँ बनने का एहसास ही अलग था। लेकिन सबको हैरान करने वाली बात तो ये थी कि निकुंज का व्यवहार अब पूरी तरह बदल चुका था। वो बेला के साथ बहुत ही प्यार से पेश आ रहा था। हर कोई उसकी इस तब्दीली को देखकर खुश था, लेकिन कुछ रिश्तेदारों के दिलों में जलन भी थी। वे कहने लगे, इस लड़की ने निकुंज पर आखिर क्या जादू कर दिया? वो कैसे इसके काबू में आ गया? निकुंज जैसा जिद्दी इंसान तो किसी के बस में नहीं आता, फिर इस लड़की ने उसे कैसे अपने बस में कर लिया? सभी रिश्तेदार बस यही बातें कर रहे थे। बेला सबकी बातें सुन सुनकर मुस्कुरा रही थी। मन ही मन वो भी हैरान थी कि निकुंज आहूजा के इस अचानक बदलाव की वजह क्या है। क्या ये उसकी कोई चाल है, या फिर कोई सोची समझी साजिश, या फिर वो सच में बदल गया है? और फिर अस्पताल से घर आकर उसे सवाल का जवाब भी मिल गया। निकुंज आहूजा ने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत अन्याय किया। मैं अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बेला ने उसके बंधे हुए हाथ अपने हाथों में ले लिए। आपको क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ पहले बहुत गलत किया, बहुत अन्याय किया तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ मेरा अपराध बहुत बड़ा है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी। एक गैर लड़की के लिए मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, और वो लड़की भी जो मेरे साथ वफादार न थी। वो सिर्फ मुझसे अपने ठुकराए जाने का बदला लेना चाहती थी। मेरा घर बर्बाद करके वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। ये कहकर निकुंज आहूजा ने अपना सिर झुका लिया। अब बेला को सारी बात समझ में आ गई थी। मीरा अब उसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी। कुछ तो ऐसा था जो निकुंज आहूजा के सामने आ गया था। आप तो उससे बहुत प्यार करते थे, उससे शादी भी करने वाले थे, तो फिर ये सब कैसे? बेला एक के बाद एक सवाल उससे पूछती जा रही थी। मैं भी यही समझता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो बार बार मुझसे कहती थी
कि अपनी पत्नी को तलाक दो, उसे घर से निकालो। मेरे माता पिता मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे घर आऊँ। तुम्हारे अलावा मैं अपने आसपास किसी और का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन बातों की वजह से ही मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें तलाक देने के बारे में सोचा। फिर आपको कैसे पता चला कि वो आपके साथ वफादार नहीं? बेला ने कड़वाहट से पूछा। उस दिन मैं अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट गया था जहां मैंने मीरा को देखा। मैं उसे पिछले 2 दिन से कॉल कर रहा था, लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठा रही थी। अब जब उसे वहां देखा तो उससे बात करने के लिए जैसे ही उसकी टेबल के पास पहुंचा, उसकी बात सुनकर मैं ठिठक गया। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो जोर जोर से हंसते हुए अपनी दोस्त को बता रही थी कि उसने मुझे कैसे बेवकूफ़ बनाया, कैसे मुझसे अपने ठुकराए जाने का बदला लिया। उसके बहुत ही अच्छी जगह से रिश्ता आया है और जल्दी ही उससे शादी करके वो अमेरिका जाने वाली थी, मगर मुझसे बार बार कहती रही कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तुम्हें घर से निकाल दूं। वो मेरा घर उजड़वाना चाहती थी और इस तरह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। सच तो ये है कि मैंने उसे ठुकराया नहीं, बल्कि मैंने तो उससे कहा था कि वो मुझसे शादी कर ले। मैं उसके लिए दौलत जायदाद सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसी ने मुझे इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं दौलत के बिना नहीं रह सकती। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? बेला उसकी बात पर सिर झुकाकर रह गई। अब वो भला इस पर क्या कहती, लेकिन उसके दिल में इस बात को लेकर खुशी का कोई भाव नहीं आया कि मीरा निकुंज की जिंदगी से निकल गई है। उसने अपने दिल को टटोला, लेकिन अब वहां निकुंज के लिए कोई भी मोहब्बत, कोई भी अपनापन नहीं था। उसने कड़वी मुस्कान के साथ निकुंज को देखा था। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, जब तुम्हारे प्यार की ज़रूरत थी, तब तुम मेरे करीब नहीं आते थे। मुझे मोहब्बत से संभाला नहीं था। तुम्हारी बेरुखी ने, तुम्हारी नफरत ने मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत ख़त्म कर दी है। अब तुम मेरे करीब आए हो मीरा के ठुकराए जाने के बाद, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें दिल से अपना लूँगी, तुम्हारे टूटे दिल को समेट लूँगी? वो ये सारी बातें अपने दिल में सोच रही थी। धीरे धीरे निकुंज आहूजा अपनी ज़िंदगी में सामान्य होने लगा था। वो बेला से भी प्यार जताने लगा, उसका ख्याल रखने लगा, मगर बेला का दिल बुरी तरह टूट चुका था। वो जानती थी निकुंज आहूजा उससे कभी भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। ये सब तो वो केवल अपराध बोध और पछतावे के कारण कर रहा था। उसके दिल में आज भी कहीं ना कहीं मीरा की मोहब्बत बाकी थी। उसकी मोहब्बत की परछाई शायद कभी भी उसके दिल से नहीं निकल पाएगी। बेला खुश रहने की पूरी कोशिश करती, क्योंकि ये तो उसके हाथ में था कि उल्टे सीधे ख्यालों में पड़कर खुद को परेशान न करे। जब भी वो अपने बच्चे को देखती तो उसे लगता कि उसकी सारी तकलीफ़ें मिट गई हैं, और फिर वो अपने बच्चे को प्यार से गले से लगा लेती और नम आंखों से मुस्कुराते हुए सोचती कि भगवान ने मुझे मेरे बेटे की सूरत में जीने की वजह दे दी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो चाहकर भी निकुंज से मोहब्बत न कर सकी, बस उसके साथ समझौते के तौर पर जिंदगी गुजारने लगी। और निकुंज, जो उससे माफ़ी मांगकर उसके दिल में अपनी मोहब्बत डालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके ठंडे अंदाज को देखकर अंदर ही अंदर कुड़ता रहता। उसे बेला का ठंडा वजूद नहीं, बल्कि उसके गर्म जज्बात जो मोहब्बत से महकते हुए होते, वो चाहिए थे। लेकिन अफसोस, जब भी वो बेला के करीब आता उसे उसका ठंडा वजूद ही मिलता था, जिसमें कोई गर्म जोशी, कोई मोहब्बत, कोई जज्बात न होते। जब तक उसके दिल में मीरा थी तब तक उसने बेला को अहमियत न दी। मीरा के जाने के बाद उसके पास सिर्फ बेला का ही ऑप्शन बचा था, इसलिए वो बेला के पास लौट आया था। अगर मीरा की तरफ से उसे धोखा न मिलता तो कभी भी लौटकर बेला के पास न आता, तो वो बेला से सच्ची मोहब्बत की उम्मीद भी कैसे लगा सकता था। शायद अब उसकी पूरी ज़िंदगी यूं ही बेला की मोहब्बत के लिए तरसते हुए गुजर जाएगी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।